नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बरसात खोल रही स्मार्ट सिटी की पोल। जी हाँ, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की बात लगातार कही जा रही है, उत्तराखंड में ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी, और उसके बावजूद भी इसमें इतनी हीला हवाली हुई है कि आज तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं हो पाया। पिछले 2 सालों से आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी का काम चलने के बावजूद भी अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। एक और जहां पर सरकार लगातार कह रही है कि स्मार्ट सिटी का काम पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने के लिए जगह जगह पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं और जिस तरीके से गड्ढे खोदे जा रहे हैं उनको भरा नहीं गया है। अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और जिस तरीके से गड्ढों में पानी भर रहा है या लोगों को रास्ता ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई हादसा हो जाता है तो आखिर इसका जवाबदेह कौन होगा, इसका सवाल लगातार पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने के लिए कई बार धामी जी ने सख्त निर्देश दिए हैं, सख्ती बरतने के लिए कहा है, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है और स्मार्ट सिटी का काम अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। विपक्ष ने और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के भी कुछ लोगों ने स्मार्ट सिटी के काम को लेकर कई बार सवाल उठाए हैं, जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल हैं। प्रेमचंद अग्रवाल हो, सुनील उनियाल गामा हो, कई विधायक हैं जो स्मार्ट सिटी के काम को लेकर सवाल उठा चुके हैं। कई विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि वो स्मार्ट सिटी का काम अपने क्षेत्र में कराना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी की जो हालत देहरादून में देखने को मिल रही है उससे उनको डर लग रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर स्मार्ट सिटी के लिए जो गड्ढे खोदे गए हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, किस तरीके का कूड़ा कबाड़ा यहाँ आप देख सकते हैं सड़कों पर। ये सड़क है, आप इसका अंदाजा भी बहुत मुश्किल से ही लगा पाएंगे और यहाँ से लोग निकलते हैं, राहगीर निकलते हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। विधायक खजान दास ने आपको बता दें कि तमाम खामियां गिनाई थी, विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है, उसके बावजूद भी स्मार्ट सिटी का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर स्मार्ट सिटी का काम पूरा क्यों नहीं हुआ, सरकार किस तरीके से इस पर काम कर रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। विपक्षी दलों ने स्मार्ट सिटी के बहाने भी इस पर हमला बोला है। राजधानी देहरादून में शहर को स्मार्ट बनाने के लिए चल रहे स्मार्ट सिटी के काम लोगों को की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। बरसात की पहली हल्की बारिश ने ही स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। पहली बारिश में ही सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, जगह जगह खोदी गई सड़क किसी खेत से कम नहीं लग रही है। आलम यह है कि लोग इसमें चल नहीं पा रहे हैं। जनता की परेशानियों को देखते हुए देहरादून मेयर और राजपुर रोड विधायक ने अधिकारियों संग बैठक भी की। विधायक खजान दास ने तमाम खामियां गिनाते हुए एक एक काम के पूरे होने का समय पूछना शुरू कर दिया है। जैसे उनको पहला जवाब मिला कि बस 1 हफ्ते में काम हो जाएगा तो विधायक विफर पड़े। बोले 2 साल हो गए हैं 7 दिन सुनते सुनते, लेकिन ये 7 दिन कब आएंगे कोई बताएगा, या फिर स्मार्ट सिटी के गड्ढे ही खोदते रहोगे और कोई इन गड्ढों में गिरा तो जवाबदेही किसकी होगी। विधायक खजान दास ने इस पर सवाल पूछना शुरू किया है। विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी से जुड़े अधिकारियों से यह भी कहा है कि कुछ तो स्मार्ट बनाकर दिखाओ ताकि जनता को यह पता चले कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होना क्या है। बहरहाल प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुरे हाल के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल अब सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये डिटेलिंग दे रहे हैं कि भाई स्मार्ट सिटी का काम जो बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, उसमें इतनी हीला हवाली क्यों, और जबकि ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल है तो जो आम जनता के लिए वादे किए जाते हैं वो किस तरीके से वो काम पूरे हो पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खस्ता हाल सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है, और ये सड़क है यही बता पाना बहुत मुश्किल है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप कैसे मान सकते हैं कि ये सड़क है, ये किसी कूड़े के ढेर से कम नहीं लग रही है। यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं लबालब भरा हुआ है।
बरसात हो रही है, कोई हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, लेकिन इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है। और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें हम आपको आज ही नहीं दिखा रहे, इससे पहले भी हम स्मार्ट सिटी को लेकर इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। और न जाने कब तक स्मार्ट सिटी पर हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, लेकिन काम जो है वो हो पाएगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। विपक्ष जो है वो लगातार स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल उठाता ही रहा है, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल उठाने लगे हैं। उसके बावजूद भी आपको बता दें कि कोई काम नहीं किया जा रहा है। मैं बार बार कह रही हूं कि ये तस्वीरें आप देखिए, आपको क्या ये कहीं से भी सड़कें नजर आ रही हैं? सड़कों के किनारे किस तरीके से कूड़े का ढेर लगा हुआ है, पानी की निकासी जो है वो नहीं हो पा रही है, पानी लबालब भरा हुआ है। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, अब हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं क्या है स्मार्ट सिटी का हाल। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करते हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी देहरादून में शहर को स्मार्ट बनाने के लिए चल रहे स्मार्ट सिटी के काम लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। बरसात की पहली हल्की बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि पहली बारिश में ही सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। पहली हल्की बारिश ने ही स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। जगह जगह खोदी गई सड़क किसी खेत से कम नहीं लग रही है। आलम यह है कि लोग इसमें चल भी नहीं पा रहे। जनता की परेशानियों को देखते हुए देहरादून मेयर और राजपुर रोड विधायक ने अधिकारियों संग बैठक की। विधायक खजान दास ने तमाम खामियां गिनाते हुए एक एक काम के पूरे होने का समय पूछना शुरू कर दिया। जैसे ही उनको पहला जवाब मिला कि बस एक हफ्ते में 7 दिन सुनते हो गए, लेकिन ये 7 दिन कब आएंगे कोई बताएगा, या फिर स्मार्ट सिटी के गड्ढे ही खोदते रहोगे और कोई इन गड्ढों में गिरा तो कौन जवाबदेह होगा। वहीं सत्ताधारी दल के प्रवक्ता बीच बचाव की तैयारियों में जुट गया है। जो महानगर पालिका के अंदर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, बहुत प्रगति से चल रहा है और देहरादून को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। और देहरादून में पार्क बने हैं, देहरादून में सिविल लाइनें बनी हैं, बिछ भी रही हैं, सड़कें पहले से बेहतर और सुंदर बनी हुई हैं। जगह जगह काम हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है और आम जनमानस इस बात को देख भी रहा है, समझ भी रहा है और सब लोग सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत स्मार्ट स्कूल, ई कलेक्ट्रेट, कमांड सेंटर जैसे अन्य कार्य किए जा रहे हैं जो कि पूरे हो चुके हैं। जबकि सीवरेज लाइन, स्मार्ट टॉयलेट, दून लाइब्रेरी, पेयजल आपूर्ति, पलटन बाजार, सौंदर्यीकरण, स्मार्ट पोल लगाने जैसे अनगिनत काम अभी अधूरे चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई बार अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई, हालांकि कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। वहीं विपक्षी दलों ने स्मार्ट सिटी के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है। उनकी जनता को छलने का काम आपने किया है। शहर तो स्मार्ट नहीं बना, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर स्मार्ट होने का तमंगा लेकर के आ गए। निश्चित तौर पर देखिए, इस प्रकार की राजनीति इस शहर के अंदर हो रही है, ये भ्रष्टाचार के कारण हो रही है। कई बार हम इस पर जांच की मांग कर चुके हैं और इसका कारण स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। कौन सा है जो स्मार्ट बना हो, कौन सा पार्क है, पूरे देहरादून में घूम के दिखा दो। ये फ्लाईओवर बन गया स्मार्ट सिटी के तहत, ये पार्क बने स्मार्ट सिटी के तहत, या कोई और व्यवस्था, अच्छा अस्पताल बना दिया हो या अच्छा कोई स्कूल बन गया हो, तो हम कह सकते हैं कि देहरादून स्मार्ट बना। अभी तो बंदर बांट हो रही है, लूट हो रही है। अधिकारी केवल पैसों को किनारे लगाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी से जनता को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन देहरादून में इस परियोजना के तहत चल रहे कार्य लोगों को सुविधा देने के बजाय उनकी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। टूटी सड़कें आए दिन हादसों को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं भाजपा के ही मंत्री विधायक इस परियोजना के तहत चल रहे कार्यों पर ही बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे बड़ी समस्या सरकार के सामने ये भी है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी देहरादून के बजट में कटौती करते हुए बजट को आधा कर दिया। 1000 करोड़ की
परियोजना का बजट घटकर अब 550 करोड़ रुपए रह गया है। ऐसे में सरकार कैसे स्मार्ट सिटी का सपना साकार कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो स्मार्ट सिटी की जो पोल है वो तो ये रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से बारिश खोल रही है। और जब सत्ताधारी पक्ष के ही विधायक नेता सवाल उठाने लगे तो बीच बचाव करने के लिए या इन ऐसे बयानों को बचाव करने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश चमोली जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनिल थपलियाल जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, मुझे लगता है मैं जब भी स्मार्ट सिटी पर चर्चा करती हूं तो बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए आप ही आते हैं, और हर बार मैं ये पूछ कर थक चुकी हूं। इनफैक्ट मैंने डिबेट में इस चर्चा पर करने का, इस मुद्दे पर करने का मन भी नहीं करता। क्या हर बार मैं आपसे वही सवाल पूछूं कि स्मार्ट सिटी का काम कब पूरा होगा? क्या मैं हर बार आपसे यही पूछूं कि आपके सत्ता पक्ष के लोग सवाल उठाने लगे हैं? हर बार मैं आपसे पूछूं कि विपक्ष पिछले कई दिनों से हाय तौबा मचा रहा है कि भाई स्मार्ट सिटी का काम कब पूरा होगा? और अब तो बरसात भी शुरू हो गई है। अब तो बरसात चीख चीख कर बता रही है कि स्मार्ट सिटी का क्या हाल है। क्या कहना चाहते हैं? और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद यशी जी, धन्यवाद। आपने जो है पूरी आज मन बना रखा है, आप मेरी खिंचाई आज करेंगी मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। यशी जी, सवाल करना सरकार का क्योंकि दायित्व है, हमारी सरकार है, जवाब हम ही ने देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट टाइम भी आपने बिल्कुल सही कहा, जब भी स्मार्ट सिटी को लेके चर्चा हुई है मैं आपके चैनल पे जरूर जुड़ा हूँ। देखिए, स्मार्ट सिटी को लेके ये कहना कि बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ तो ये भी कहना गलत है। स्मार्ट सिटी के पीछे है पलटन बाजार की, आज देखेंगे तो वो रंग दिखने लगा है पलटन बाजार का, जो पिछले काफी समय हमने पलटन बाजार को लेके कई बार डिबेट करी। आज पलटन बाजार एक खूबसूरत, एक व्यवस्थित पलटन बाजार दिखाई देता है। तो उस हालांकि अभी भी कुछ एक काम जो लास्ट स्टेज के हैं वह दिखते हैं, दिखने बाकी है। तारें अंडरग्राउंड हो गई हैं, कोई तार नहीं दिखाई देती है, खंभों में लाइट सुनिश्चित दिखाई देती है, रंग बिरंगी टाइलें हैं, एक जैसे साइन बोर्ड है सब के, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थित हुई है। और ये जिस प्रकार से काम चल रहा है, देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। देखिए जनता की सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम तो सवाल पूछ कर थक ही गए हैं। अब तो आपके विधायक भी थक गए हैं। विधायक कह रहे हैं मैं कितनी बार 7 दिन सुनूं, 7 दिन सुनते सुनते 2 साल हो गए हैं। देखिए बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, देखिए जनता के बीच से चुन के आए हुए जो प्रतिनिधि हैं, जब उनके क्षेत्रों में अगर काम नहीं होता तो कहीं ना कहीं जनता का भी दबाव होता है, और उनका दायित्व बनता है कि वह पूछे उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से जिन्होंने जो ये काम कर रहे हैं, जो बार बार टाइमलाइन देते हैं कि हम इतना समय में काम पूरा कर देंगे, तो ये सवाल कहीं ना कहीं उनसे बनता है। और माननीय विधायक, देखिए हम कभी भी हम जनता की राजनीति करते हैं, जनता से जुड़े हुए मामलों की राजनीति करते हैं। हम उसमें ये नहीं देखते कि हम सत्ता में है या सत्ता में नहीं है, क्योंकि हमारा दायित्व है जनता की आवाज उठाना। और उसी को लेके हमारे माननीय विधायक जी हैं, मेयर साहब, वो समय समय पर आवाज उठाते हैं, ऐसे अधिकारियों को फटकार लगाते हैं कि भाई क्यों नहीं काम कर रहे आप, किस क्या वजह है। तो लेकिन मैं इसे भी ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि हमारे शहरों को जो चिन्हित, उसमें एक रेटिंग बनती है, शहरों को चिन्हित किया जाता है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर ये हो रहा है तो इसके लिए जो कष्ट है स्मार्ट करने के लिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है कि रहते हुए जो पुरानी सिटी है उनको कहीं ना कहीं कुछ चीजों से, पानी से, सीवरेज से, लाइट से, तारों के जंजाल से, फुटपाथ से, और बेतरतीब नाले जो बरसातों में बहते हैं, आज देखिए नालों की व्यवस्थित तरीके से जिस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से नाले बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी लंबा, जब सारी चीजें बन के, समय तो पूछ रही हूँ ना रविंद्र जी कि 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, कितने साल लग जाएंगे इस स्मार्ट सिटी के काम पूरा होने के लिए? हम भी संतोष करके बैठ जाएं। हम भी, अगर आप 20 साल कह देंगे तो हम 20 साल बाद इस पर चर्चा कर लेंगे, और मैं लिख के दे सकती हूँ कि तब भी काम पूरा नहीं होगा। जिस स्पीड से चल रहा है, जिस स्पीड से वहां पे लोगों को परेशानियां हो रही हैं, वहां से लोग निकल रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां पर कई लोगों ने इस बात की कंप्लेन की है
कि गड्ढे जिस तरीके से हैं, आप सोचिए ना, बरसात हो रही है, पानी भर गया है, गड्ढे हैं, नजर नहीं आ रहे, हादसा होगा, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? विधायक साफ कह रहे हैं कि भाई कौन जवाबदेही तय करेगा इसकी? तब तो अधिकारी हाथ खड़े कर लेंगे, अधिकारी जिम्मेदारी लेंगे क्या सीना ठोक के कि हाँ भाई हम जिम्मेदार हैं इसके? नहीं, देखिए यशी जी, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। आप एक अच्छी पत्रकार हैं और ऐसे सवालों को, आप मुद्दों को हमेशा उठाते रहती हैं, और माननीय विधायक जी भी यही हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी फर्ज है, हम भी इसी शहर में रहते हैं, हम भी गुजरते हैं, दो चार हमें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब काम होता है किसी भी प्रकार का, उसके जब कुछ नए तरीके से काम होता है तो उसमें कुछ परेशानियां आती हैं, और ये बात हकीकत है। इसको जल्द से जल्द जो ऐसी जगहें हैं जहां चिन्हित करके जो जगहें एक एक्सीडेंट पॉइंट बन सकती हैं या लोगों को लिए परेशानी का सबब बन सकती है, उनको जल्दी से जल्दी रिपेयर करके उनका काम। रविंद्र जी, मैं वापस आऊंगी अब आपके पास, जरा और भी लोगों की प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। राजेश चमोली जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, आपने रविंद्र जी से जो सवाल पूछे, और जैसे माननीय विधायक जी भी लगातार अधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं, वो पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि बस 7 दिन, बस 7 दिन। इसी प्रकार रविंद्र भाई ने भी कहा बस काम तो हो रहा है, चल रहा है, हो रहा है, चल रहा है। ये स्थिति वाकई में, क्योंकि हम पिछले 4-5 साल, 3-4 साल से लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं जो जनता के मुद्दे हैं। आप देखिए, आप रविंद्र जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जो माननीय प्रधानमंत्री का जिसके नाम पे बीजेपी सिर्फ सत्ता में आई है, उन व्यक्ति के नाम का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, अगर वो ड्रीम बन के रहने लग गया है राज्य में, तो आप सोचिए किस प्रकार पूरे देश भर में काम चल रहा होगा। आपने जैसे सड़कों के हाल दिखाए अपने चैनल पे, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे चक्रधर रोड की तरफ चले जाइए, कृष्णनगर की तरफ चले जाइए, चाहे शिमला बाईपास की तरफ चले जाइए। मैं इवन आपको अगर मेयर साहब के घर की तरफ भी अगर आप बताऊं, वहां पे नाला हो, चाहे वहां पे कांग्रेस भवन के पीछे अगर आप वहां पे होने के बाद ऐसा अस्त व्यस्त हो रखा है जैसे इस शहर में, मतलब ऐसे हम पूरे कचड़े में रह रहे हो, मतलब ऐसा हालत इस राज्य का हो रखा है। राजपुर रोड का अगर आप कांग्रेस भवन से लेके और आप सीधे राजपुर रोड की तरफ जो आपने साइड में जो आपने फुटपाथ बना रखा है, हर जगह वो गड्ढा खुला हुआ है। अगर रात को अगर कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई महिला उस रास्ते आती है तो निश्चित रूप से ये तय है कि वो आदमी उसमें गिरेगा। ऐसे ही पेड़ को देखिए, पेड़ों को काट रखा है। मतलब जहाँ देहरादून सुंदरता के लिए जाना जाता है, देहरादून अपने एक मतलब ऐसे छवि के लिए जाना जाता है राज्य देश भर में, जहाँ पर्यटन हो गए, सैलानी हो गए जो देखने आते हैं। लेकिन इस टाइम जो यात्रा का सीजन भी चल रहा है, लोग हर कोई चर्चा कर रहा है भाई ये देहरादून है, ये क्या हालत कर रखे देहरादून के, कैसी सिटी बना दी है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार आपकी है, आपके मेयर आपके हैं, विधायक 5 विधायक इस राजधानी के आपके हैं, आपका सांसद आपका है, और तब भी आप मतलब इतने लाचार, इतना गुहार लगा रहे हैं कि हम अधिकारियों से कह रहे हैं कि भाई ये काम कर दीजिए, कर नहीं रहे हैं। मतलब विधायक जी कह रहे हैं कि 65 करोड़ का एक व्यक्ति ने काम लिया है और 4 मजदूर लगा रखे हैं उस काम के लिए। सोचिए आप, 65 करोड़ का प्रोजेक्ट लेने के बाद 4 मजदूर, मतलब किस प्रकार से काम बांटा गया है, किस प्रकार से इसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो कोई दो राय नहीं है राजेश जी, अगर मंशा साफ होती तो अब तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो गया होता। और मुझे लगता है मंशा ही साफ नहीं है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा जा रहा है स्मार्ट सिटी का काम, और जो कि बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यस जी, 1400 करोड़ रुपए इस अब तक पूरे इस प्रोजेक्ट पे खर्च हो चुके हैं। रविंद्र भाई भी इस बात को मानेंगे, तमाम समाचार सिर्फ पेपरों ने छापा है कि 1400 करोड़ खत्म हो गए। और सोचिए, पहले मेयर साहब ने आरोप लगाए, उसके बाद त्रिवेंद्र रावत जी ने स्वयं कहा कि परेड ग्राउंड के आसपास जो काम चल रहा है वो ऐसा चल रहा है, केवल ईंट को इधर से उधर रख रहे हैं। खजानदास कई बार आरोप जो उठा चुके हैं, विनोद चमोली जी कई बार बोल चुके हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी, सुनील उनियाल गामा, खजानदास, अभी एक और इनके विधायक थे जिन्होंने कहा कि मुझे स्मार्ट सिटी का काम कराना ही नहीं है जिस तरीके से इनका काम चल रहा है। तो ये जी आप देखिए, आदमी मतलब क्योंकि तानाशाही है, मैं बोलता हूँ ना, अधिकारी ये जान चुके हैं जो लोग उत्तराखंड में प्रधान बनने लायक योग्य थे। राजेश जी, मैं वापस आती हूँ, जरा और लोगों की भी प्रतिक्रिया काफी अहम है, उसके बाद हम विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। हेमा भंडारी जी। जी यशी जी, सभी को मेरा प्रणाम। स्मार्ट सिटी हुई धड़ाम। देखिए स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस तरह से 688 करोड़ रुपए अब तक लग चुके हैं, और अब आने वाले बरसातों में देखिएगा यशी जी, देहरादून तालाब बनने वाला है और कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश स्मार्ट सिटी की नहीं रह जाती। अब ये कितने भी दावे कर ले, क्योंकि दावे इनके फेल हो चुके हैं। 2022 में जो काम पूरा होना था वो ना पूरा होने की वजह से केंद्र सरकार ने भी हाथ खींच लिए हैं।
अब वो कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, तो कहाँ पर किस तरह का इसमें भी घोटाला ही होगा जरूर। आगे जाके आप एक बार डिबेट करेंगे कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हुआ इतना घोटाला, क्योंकि घोटालों की सरकार है और वो होना जायज है। तो जिस तरह से आज गड्ढा मुक्त सड़क करने चले थे और गड्ढा युक्त होती जा रही हैं देहरादून की सड़कें, और क्या लेकिन यशी जी मुझे लगता है शायद 2024 तक ये कर देंगे काम, क्योंकि 2024 में चुनाव भी तो जीतना है। तो हो सकता है अब ये काम इसीलिए तो धीमा नहीं हो रहा था कि क्रेडिट नहीं ले पाएंगे 2024 तक, अगर पहले पूरा हो जाता तो। अब ये आनंद फानंद में जैसा रविंद्र जी इसका जवाब मैं लूंगी थोड़ी देर में, जैसे मर्जी मटेरियल लगा के करें, लेकिन जो जगह जगह आज जो हालत बनी हुई है ना, एक्सीडेंट के इतने चांसेस बने हुए हैं। और यशी जी कुछ टाइम पहले मैंने बताया भी था कि मेरे खुद के बेटे का ही एक्सीडेंट हो गया था, बाइक गड्ढे में, पता नहीं चला था, पानी भरा हुआ था और गड्ढे में ही पता नहीं चला तो वो एक्सीडेंट हो गया, काफी चोटें उसकी आई थी। तो वहां पर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या भाजपा सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि हाँ हम लोगों ने एक स्मार्ट सिटी के लिए जो गड्ढे करे हुए हैं, इसमें कोई एक्सीडेंट होता है तो हम जिम्मेदार हैं उसके? लेकिन नहीं, ये लोग तो सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं, और जो देहरादून का जो हाल है वो इनके बता रहा है कि किस तरह से ये सिर्फ जुमले देने का काम, ये सरकार सिर्फ छलावा करने का काम करती है, सिर्फ छलावा करती है कि हाँ स्मार्ट सिटी। तो इनका जो ये स्मार्ट सिटी का सपना है ना, ये अब पूरी तरह से धराशायी हो गया है। अब इसमें ये कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात आज हैं देहरादून के। और यशी जी मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, अब ये नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो हमारे हरिद्वार में क्या हो रहा है कि 5 साल काम नहीं हुआ, पार्षदों ने 5 साल काम नहीं किया, और अब ताबड़तोड़ विकास हो रहा है। ताबड़तोड़ विकास हो रहा है कि जो गड्ढे खुदे हुए थे ना, ये पेयजल के लिए ना, जो गैस पाइपलाइन के लिए, बिजली की लाइन, पानी की लाइन, वो ढंग से भरे नहीं गए थे। अब उनके ऊपर इस कदर से काम हो रहा है कि एक जो है हमारे मॉडल कॉलोनी में एक ट्रक धंस गया, उसे पता ही नहीं, ट्रक को पता ही नहीं चला कितने हादसा होते होते बचा। वहां बच्चे खेलते हैं, क्योंकि वो गड्ढा इस तरह से भरा हुआ था कि पता नहीं चल रहा था, लग रहा था कि पूरी तरह से ये सही कर दी गई है रोड, लेकिन वो धंस गया। तो अब इनके ताबड़तोड़ काम दिखाने के लिए कि हम जनता में किस मुंह से जाएंगे, अब वोट मांगने के लिए किस मुंह से जाएंगे, तो इनके अब विकास कार्य चल रहे हैं और वो कहां तक सक्सेस होते हैं, यहाँ पर मैं हरिद्वार की बात कर रही हूँ। बाकी अभी रविंदर जी तो जवाब देंगे कि क्या इनका 2022 तक पूरा होने वाला जो प्रोजेक्ट है, अब इसका जवाब हम लेंगे। अनिल थपलियाल जी नमस्कार, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ मैडम, धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार दूसरी बार उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत लेकर आई। इन्होंने जो अपने अपील पत्र में लिखा था कि हम देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम देहरादून आसपास के जो नाले नदी हैं इनको दुरुस्त करेंगे, पलायन को रोकेंगे, अपना क्या बोलते हैं इसको, जितने भी इन्होंने कमिटमेंट किए हैं, तो मैं समझता हूं स्मार्ट सिटी तो नहीं हुआ, लेकिन स्मार्ट इनके नेता जरूर बने। ठीक है, जो बजट इनके पास आता है, कभी अगर कोई जर्नलिस्ट हमारा पूछ लेता उनसे कि इतना पैसा आपके पास आया है इस विभाग के लिए या इस कार्य के लिए आया है, तो उसका कोई विवरण इनके पास नहीं होता है। दूसरी बात रही गड्ढे नाले तार, अभी हमारे प्रवक्ता जी बीजेपी के कह रहे थे कि ये पलटन बाजार में बहुत तार चुक गए हैं, हमने उनको अंडरग्राउंड कर दिया है, बिजली हाईलाइट बिजली के जो तार हैं वो बिल्कुल एकदम से अंडर तरीके से सब कुछ कर दिया। वो तो कुछ नहीं दिखा मुझे। जहां तक मैं अपनी बात करता हूं, मैंने देखा है कि भगवा रंग जरूर वहां पे लगा सुंदर के। तो कुल मिला के कि स्मार्ट सिटी के नाम पे 2000 आपत्ति है, यूकेडी को भगवे से आपत्ति है। भगवे से आप देखिए, अब यहाँ पे मुद्दा स्मार्ट सिटी का भगवे का नहीं है। मैंने आपसे ये कहा, आपने जो दिखा वो आपने बताया, मैंने इसलिए आपसे, हाँ, तो मुझे तो कहीं दिखा नहीं, मुझे तो कहीं दिखा नहीं। अभी मैं अपने कार्यालय से आ रहा था तो एक गड्ढा इतना बड़ा है, उसमें पानी भरा हुआ है, स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी है जी, उसका फोटोग्राफ भी मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, गड्ढे भी स्मार्ट सिटी के नाम से फेमस हो गए, स्मार्ट सिटी का गड्ढा, स्मार्ट सिटी का गड्ढा है वो, और उसके चारों तरफ 4 पौधे लगे हुए हैं और स्मार्ट सिटी बनेगी। ठीक है,
दूसरी बात, 2024 का इनका अपना एजेंडा तैयार हो रहा है। अब ये धीरे धीरे जो है स्मार्ट सिटी को भूल करके स्मार्ट गांव की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब शहर तो कर नहीं पाए कुछ, तो अब गांव में हम लोगों को स्मार्ट गांव बनाएंगे, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी का रास्ता और हालत हुई खस्ता। जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं या जिस तरीके के दृश्य आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के काम की वजह से आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल थपलियाल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले अरुण शर्मा जी की जरा प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। अरुण जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर, क्योंकि हर बार हम स्मार्ट सिटी पर बात करते हैं, स्मार्ट सिटी को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी तो जस की तस बनी हुई है। यशी जी, देखिए जी, आज मेरे ख्याल से हम कई बार के बाद फिर से इस मामले में परिचर्चा कर रहे हैं। और आप ये देखिए, हर बार हम ये रोना रोते हैं कि सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई, नालियां नहीं है या सड़कें खुदी हुई है, लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। और हमारी चर्चा के बाद पिछली बार मुझे याद है 1.5-2 महीने पहले डिबेट हुई थी, तो उसके बाद शहर की बहुत सारी मुख्य सड़कों पर इन्होंने काम किया है लग के, और उसको इन्होंने ठीक किया है। लेकिन आज भी अगर हम शहर की गलियों की हालत देख लें, अब तो बारिश में मैं देख रहा था, आज विश्वास मानिए आप कि मुझे मोकमपुर से और बलवीर रोड तक पहुंचने में 50 मिनट लगे, सुबह बारिश हो रही थी। अब वो क्यों लगे ये किसी के समझ में नहीं आएगा, लेकिन 50 मिनट का जाम, जो 10 मिनट का रास्ता है उसमें 50 मिनट लगना अपने आप में स्मार्ट सिटी की पोल खोलता है। क्योंकि पानी भरा हुआ था कई जगह, अब जब पानी भरेगा तो निश्चित तौर पर गाड़ी वाले बच के चलेंगे, वो किनारे नहीं जाते कि पता नहीं कहाँ क्या हो जाए, गड्ढा हो या नाली हो या खुली हुई हो, तो वो किनारे नहीं जाते, वो अपने को बचाते हुए चलते हैं और जाम लग जाता है। और आज भी तमाम पूरे मोहल्ले देहरादून के 100 में से 80 वार्ड ऐसे होंगे जिनकी सड़कें खुदी हुई है, जिनकी नालियां खुदी हुई है, और एक बार सड़कें खोद के अगर कोई चला गया तो दोबारा देखने नहीं आ रहा है कि ये ठीक भी हुई या नहीं। तमाम सड़कें, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, पर डिबेट लंबी हो जाएगी। तो स्थिति ये है कि अगर हम बार बार अल्टीमेटम देते हैं अधिकारियों को और उसके बाद भी अधिकारियों का वही रवैया रहता है, तो भाई हम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? किसने रोका है कार्रवाई करने को? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मिली भगत सबकी है, और अगर मिली भगत सभी की है इसीलिए आप कार्रवाई के नाम पे पीछे हट जाते हैं बार बार। केवल आप धमकी देते हैं अधिकारियों को और कार्रवाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो उंगली जो शक की सुई है वो आपकी तरफ ही घूमती है। सॉरी। और जब वो शक की सुई आपकी तरफ, वो इतनी शर्म नहीं आ रही कि आप अधिकारियों को टांग दे 2-4 को, बाकियों को सबक मिल जाएगा। अब मैं कोई उदाहरण दे रहा था, 65 करोड़ के काम में अगर 4 मजदूर लगेंगे तो भाई वो पंचवर्षीय योजना है कि स्मार्ट सिटी की योजना है, ये तो समझ आए। और अभी हमारे पैनलिस्ट देखिए कितना विश्वास है उन्हें कि चुनाव आने वाला है, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, काम हो जाएगा, कितना विश्वास है। देखिए हम लोग सब विश्वास पे ही जीते हैं, और वो विश्वास कहीं ना कहीं अगर लगातार, तभी तो सबका साथ, सबका विकास और विश्वास चल रहा है, और सबका प्रयास भी है, इसलिए ये सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह काम खत्म हो जाए, चाहे डिबेट के माध्यम से हो या किसी माध्यम से हो। तो यही जी निश्चित तौर पर अरुण जी, लेकिन मुझे विपक्ष से भी शिकायत है। देखिए रविंद्र जी से तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, रविंद्र जी देखिए बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं आप, तो मैं इसलिए आपसे थोड़ा सा लड़ लेती हूँ कि ठीक है आप जवाब दे देंगे। लेकिन मेरा विपक्ष से भी थोड़ा सा सवाल है, क्योंकि विपक्ष मुझे लगता है कि देखिए आप डिबेट्स में आते हैं, मेरे सवालों का जवाब देते हैं या पूछताछ इनसे करते हैं बीजेपी वालों से, लेकिन मुझे लगता है ये ज़मीनी लड़ाई ज़्यादा बेहतर होती है रदर देन
डिबेट्स पे बैठकर बात करने से या फिर अलग। मैं वो ज़मीनी स्तर पर लेकिन उस चीज़ को कहीं ना कहीं मिस करती हूँ, क्योंकि अगर आप विपक्ष की भूमिका में हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़मीनी स्तर पर इस पर बात करें। देखिए, जब अगर स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर इसका विरोध कर सकती हैं तो आप भी सड़क के गड्ढों में खड़े होकर विरोध क्यों नहीं कर सकते? वहां पे सेल्फी क्यों नहीं खींच सकते गड्ढों के साथ? बहुत बढ़िया सुझाव है, बहुत बढ़िया सुझाव है। हाँ जी, तो अनिल थपलियाल जी, उसके बाद राजेश चमोली जी आपके पास आऊंगी मैं। अनिल थपलियाल जी, हाँ रविंद्र जी आती हूँ मैं। अनिल थपलियाल जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा एक सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता श्री रविंद्र जी से जी कि स्मार्ट सिटी जब इन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना सोचा है कि हम देहरादून में एक ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तो उसका कोई स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान भी तो बनाया होगा कि कैसे हम काम करेंगे, बजट को कैसे यूटिलाइज करेंगे और किन किन जगह से हम शुरुआत करेंगे। अभी अरुण शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने ये जो सीवर की लाइन बिछाई है अभी और ये नई पाइपलाइन बिछवाई है और उसको भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जोड़ा। एक बार खोद के चले गए, 2-2 महीने तक लोग बच्चों को गोद में लेके स्कूल गए हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये बताइए, घरों के आगे गड्ढे हैं, बरसात का मौसम है, एक बार अगर खुद गया तो इनका कर्तव्य बनता है कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न जो संबंधित अधिकारी है उसको सख्ती से बोलें। पर कहां से बोलेंगे? सख्ती से बोलने की ताकत तो है ही नहीं ना। 65 करोड़ में 65 रुपए का काम नहीं हुआ। सख्ती से तो तब बोलेंगे ना जब इनकी सुनेंगे इनके अधिकारी। इसका जवाब हम लेंगे अनिल थपलियाल जी, ये सवाल का जवाब ही हम लेना चाहते हैं कि भाई ऐसे किस तरीके से बोला जा रहा है कि उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। लेकिन उससे पहले राजेश चमोली जी जो सुझाव है कि भाई अगर स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर चल सकती हैं सड़कों पर, तो आप भी तो गड्ढों के साथ सेल्फी ले सकते हैं या गड्ढों में खड़े हो सकते हैं। इनिशिएटिव तो लीजिए, हो सकता है विपक्ष की ये हरकत काम आ जाए। नहीं, ये देखिए, राज्य की जितने भी मुद्दे रहे, कांग्रेस ने हमेशा चाहे सड़कों चाहे सदन में लगातार मुद्दे उठाने का काम किया है। आप देखिए, आपने जो सुझाव देखिए सदन में आप उठा नहीं पाते क्योंकि वो 2 दिन से ज्यादा चलती नहीं, लेकिन सड़क पर तो आप उठा ही सकते हैं ना। यसी जी, नहीं रविंद्र जी, अभी इसके बहुत सारे सवाल जवाब है मेरे पास। उसके बाद आप कहते हैं कि यशी जी मुझे छेड़ती हैं। यसी जी जो आपने सुझाव दिया कि गड्ढे पे खड़े होकर फोटो खींची जाए, अभी आपको याद होगा कि पूर्व में उत्तराखंड के जो हमारे मतलब मंत्री हैं, उन्होंने एक ऐप जारी किया था, गड्ढा ऐप करके, जिसमें गड्ढे की फोटो लेके और उसको अपलोड करना है और उस जगह का क्षेत्र का नाम लिखना है। सतपाल महाराज जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उसका ऐप का शुभारंभ किया था। तो जब इतना बड़ा ऐप होने के बावजूद लोग तमाम, आप उस ऐप पे देखेंगे कम से कम हजारों गड्ढों की फोटो डल रही है। कहते हैं लोकतंत्र में जब विपक्ष मजबूत होता है ना तो लोकतंत्र मजबूत होता है। अब अगर मैं कह रही हूँ वो उनका ऐप है, ठीक है, लेकिन आप भी तो ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। आप क्यों नहीं गड्ढों के साथ सेल्फी ले रहे हैं? आप क्यों नहीं? मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सेल्फी लीजिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन कुछ तो करिए। विपक्ष केवल हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, ना अधिकारी सुन रहे हैं ना सत्ता पक्ष। अधिकारी तो सिर्फ सुन रहे हैं कि ये तय है कि उत्तराखंड के तमाम मंत्री, चाहे नेता हो बीजेपी के जितने भी, चाहे वो जुड़े हुए हैं, वो निश्चित रूप से एक कमीशन बंधा हुआ है उनका। ये पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने स्वयं कहा था कि उत्तराखंड बनने के टाइम पे यहाँ पे 20% कमीशन था, आज वो 40% कमीशन पहुंच चुका है। ये अभी 2 महीने पहले का उनका स्टेटमेंट है। तो जब 40% कमीशन जब मंत्रियों को, अधिकारियों के तहत जा रहा है, तो कौन बोलेगा? आप बता दीजिए, कैसे बोलेंगे वो जब 65। लेकिन उसमें भी आप सवालों के घेरे में थे कि जब उत्तराखंड में राज्य अलग हुआ तो यहाँ पर 0% से कमीशन शुरू होना चाहिए था, वो 20% से शुरू ही कैसे हुआ? अब इसके लिए क्या कांग्रेस भी तो कुछ जिम्मेदारी लेगी ना सर, कि सारी जिम्मेदारी भाजपा ही ले ले? देखिए, ये स्वयं मैं बोल रहा हूँ, तीरथ सिंह रावत जी ने कहा था ये बात कि हमें 20% कमीशन का राज्य मिला। मुझे पता है तीरथ सिंह रावत ने कहा था और इस पर हम डिबेट भी कर चुके हैं, पहुंच चुका है। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम लगातार मुद्दों को उठाते हैं। यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, जितने विपक्ष के लोग बैठे हैं, हमने तो, मैं आपको कई एग्जाम्पल दिखाऊं तो देहरादून में सूर्यकांत दसवानी जी आए दिन फेसबुक लाइव चलते हैं सड़कों पे खड़े होकर कि यहाँ पे ये गड्ढा है,
यहाँ पे सड़क की हालत खराब हो रखी है। हम तो आए थे, हमने गामा जी के घर के आसपास दिखाया था, यहाँ पे ग्राम मतलब जो यहाँ पे जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, सड़क की हालत खराब है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब तक एक प्लानिंग नहीं होगी, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए कि उत्तराखंड में आप देखिए, चाहे उत्तराखंड के प्रदेश में पूरे प्रदेश की बात करूं, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करूं, जब तो होता क्या है, सड़क बनी, उसके बाद यहाँ पे सिंचाई विभाग वाले आते हैं उसको खोदने के लिए, कैसी सड़क बनी, उसके बाद थोड़ा फिर दोबारा सड़क बनती है, उसके बाद टेलीफोन एक्सचेंज वाले आ जाते हैं कि हमारे टेलीफोन की लाइन छूट गई है, हमें वो बिछानी है। फिर तीसरी बार सड़क बिछती है, उसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट वहां पे पीडब्ल्यूडी का या किसी और डिपार्टमेंट आया था कि जी हमारी ये चीज छूट गई है। तो जब तक ये तीनों कंसर्न डिपार्टमेंट एक साथ बैठ के तय नहीं करेंगे, पहले हम अपना काम निपटा लें और उसके बाद हम सड़कों को, जो परिवहन, जो हमारा जो लोक निर्माण विभाग है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ठीक है राजेश जी, मैं वापस आती हूँ। रवीन जी, सवाल 3, पहला तो ये कि अधिकारी अगर नहीं सुन रहे तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, या दूसरा कि स्मार्ट सिटी को आप या तो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है लेकिन आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और इसपे जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि बंदर बाट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी वजह से कोई कुछ कह नहीं पा रहा है और काम ऐसे ही चलता आ रहा है। तीसरी बात ये कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है सरकार कि 2024 का चुनाव नजदीक जैसे ही आएगा वैसे स्मार्ट सिटी का काम पूरा कर दिया जाएगा? देखिए विश्वास देखिए ना, यहाँ पे विपक्षी दलों का है कि 2024 से पहले पूरा करेंगे ये, लेकिन फिर इतना टाइम जो ले रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अनम्यूट कीजिएगा रवीन जी। यशी जी, बिल्कुल आपने तमाम सवालों के आपके जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पूर्व में लेकर जाऊंगा। जिस प्रकार से अभी 2-3 बार अन्य हमारे साथियों ने यहाँ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, इनकी सरकारों के पास कोई किसी तरीके का कोई स्ट्रेटेजिक नहीं है कि ये किस तरीके से काम होना है। तो मैं आपको याद दिला दूं, 23 साल का हमारा इस प्रदेश को हमारे बने हुआ है। आप लगाइए कि बोटल नेक चोकरोता रोड पे था यहाँ, जिसे बोटल नेक के नाम से जाना जाता था। इतना मुश्किल था वहां से निकल पाना। यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, वो किसने किया, किसकी सरकार में हुआ? सैकड़ों दुकानदार थे जिनका विरोध था, उनको सबको मना के अलग से उनके लिए कॉम्प्लेक्स बनाया, उस सड़क को रवीन जी का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। रवीन जी ठीक है, चौड़ीकरण करने का कार्य किया, आड़त बाजार को चौड़ीकरण करने का कार्य किया। आज मोकमपुर जैसे जगह में जिस प्रकार से वो बिल्कुल नेक बना हुआ, उसको चौड़ीकरण करने का काम कर रहा है। आप लगाइए कि भंडारी बाग में अंडर ब्रिज जो रेस कोर्स की तरफ से जोड़ेगा, उसको काम करने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक इनका उदाहरण बताता हूं। ये स्मार्ट सिटी के बीज थे जब पढ़ने शुरू हो गए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। और यकीन मानिए, देखिए एक बात तो जितने भी विपक्ष के लोग हैं, एक बात तो इनकी पक्की है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब ये 2024 से पहले इसे पक्का कर देंगे, ये विश्वास तो इनमें है। और इस विश्वास के लिए मैं इनका मन हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम इनको इस बात का विश्वास है। नहीं रविंद्र भाई, आप 4 साल बुलाते हो। देखिए करनी पूरी भरे चैनल पे आपने क्योंकि हम करते हैं ना, तो रवीन जी आपका शायद नेट इशू है। अनिल जी, हरीश रावत जी की सरकार के तहत वो फ्लाईओवर जो बना, वो बना शिमला चौक से लेके, आईएसबीटी से लेके, और ट्रांसपोर्ट नगर से ठीक पहले उसे छोड़ दिया गया। दिनेश अग्रवाल विधायक होते थे, हमने उस समय विरोध किया। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री के पास भी गए कि इसको थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट नगर से आगे ले जाइए। ये अगर रवीन जी देखिए, अभी भी आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मतलब आपने या तो इनको इतना छूट दे रखा है कि ठीक है आप आराम से काम करिए, सोते सोते करिए, जागते जुगते करिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कोई? अगर ये बढ़ाने से आज रोज का 2024 के चुनाव में पूरा कर देंगे। राजेश जी, एक एक करके बात करिए भाई, एक एक करके राजेश जी, इसके बाद मैं आती हूँ। अनिल जी, इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। 1 सेकेंड बस। रवीन जी आपके पास केवल 20 सेकेंड है। मैं बिल्कुल मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मैं आपके भी बात का जवाब दूंगा। देखिए आज वो आईएसबीटी का फ्लाईओवर पूरी तरीके से विफल हो गया। आज 50-50 मिनट का, 1-1 घंटे का शाम को 5 बजे के बाद जाम लगता है।
वहां पे आप जाके कभी भी देख लीजिए। दूसरी कार्रवाई बात क्यों मैं नहीं हो आता हूँ, रही है? आपने अब कार्रवाई, उस पे कार्रवाई फ्लाईओवर आगे बढ़ाना पड़ेगा, आईएसबीटी से उसे ट्रांसपोर्ट नगर से हम पार कह रहे करना हैं कि पड़ेगा। जो लोग काम पूरा नहीं कर रहे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, हम यही कह रहे हैं। अब क्या मैं बता रहा हूँ, मैं यशी जी उसी पे आ रहा हूँ। देखिए आ ही आपने नहीं एक पा सवाल रहे हैं और आप किया। पिछले 10 सेकंड से। यशी जी मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। देखिए आपने एक बात और कही कि खड्डों में खड़े होकर विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम सत्ता पक्ष के एक बार उठाया था, हरीश रावत जी खड्डे के पास बैठ के फोटो खिंचवाई थी, तो उनके फेसबुक ट्विटर चैनल पे आ गया था, ये बताओ खड्डा बड़ा कौन, ये खड्डा बड़ा या ये खड्डे बड़े। तो ये इस प्रकार की इनकी मजाक उड़ती उस समय खड्डे को लेके। तो ये जरूर जनता को भी भरोसा है, विपक्ष को भरोसा है, और ऋषि जी आपको भी भरोसा है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, और निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी का कार्य बहुत नहीं, अच्छे से मुझे हम तो पूरा ये करेंगे। पता है कि और जो 2024 अधिकारी से लाभ पहले पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरा करते हैं देखना होगा, उन्हें जरूर मिलेगा। चलिए, अभी भी आपने वैसे मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, उसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले राजेश जी। ऐसी देखिए स्मार्ट सिटी के तहत जो देखिए राजेश जी, आप अपनी बात को पूरा करें उससे पहले एक बात मैं ये कह देना चाहती हूँ कि देखिए ये बात तो क्लियर हो गई, रविंद्र जी कह रहे हैं 2024 से पहले तो पूरा हो जाएगा, तो विपक्ष और ये जनता और जितने भी लोग हैं वो उस बात को समझ लें कि 2024 तक इंतजार कर लें। 23 चल ही रहा है, 1 साल और, उसके बाद उससे पहले तो बन ही जाएगा। देखिए ऐसे जी बीजेपी का पैटर्न ये रहा है, बीजेपी 4 साल तक जनता को, जब देहरादून की आप सड़कों पे कोई अगर 2 व्हीलर से निकलता हो तो अगर शाम को अगर वो कपड़ों को झाड़े तो कम से कम 1 किलो धूल उस पर चिपकी रहती थी। तो 4 साल तक ये धूल लोगों को खिलाते रहते हैं, पाउडर खिलाते रहते हैं, बाद में 5-6 साल में सड़क को लीप देते हैं, कहते हैं देखिए हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। ये बीजेपी का पैटर्न रहा है, क्योंकि चुनाव को और जनता को भरमाने में ही माहिर है हर प्रकार से। आप देखिए इतना बड़ा मैं बोल रहा हूँ बार बार कि भ्रष्टाचार, इसलिए भ्रष्टाचार है कि आपने कहा था कि हम देहरादून में 22 जो चौराहे हैं उनका चौड़ीकरण करेंगे। आपने 2-3 के नाम गिरा के आप शांत हो गए रविंद्र भाई कि हमने 22 चौराहे चौड़ीकरण करना था। आपने कहा था घंटाघर से लेकर सिल्वर सिटी तक अब एक ऐसा सेंसर लगाएंगे जिसमें स्क्रीन पर लोगों को दिखेगा कि कहाँ पे पार्किंग की जगह खाली है। हम उसके तहत जो एंट्री करेगा उसको पता लग जाएगा कि हमारी गाड़ी के लिए पार्किंग की जगह खाली वहां पे है, लेकिन वो सेंसर अभी तक दिखा नहीं है। आपने कहा था कि हम देहरादून में कमांड एंड जो कंट्रोल सेंटर स्थापित करेंगे स्मार्ट सिटी के लिए, जिससे पूरे देहरादून के स्मार्ट सिटी का कंट्रोल आईटी पार्क से होगा। वो कंट्रोल सेंटर कहाँ है सर, वो बता दीजिए। आपने देहरादून में 3 स्मार्ट स्कूल को स्मार्ट करने की बात की थी स्मार्ट सिटी में, जिसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खुरबड़ा, वहीं खुरबड़ा का जो राजकीय प्राथमिक स्कूल है और एक जूनियर हाई स्कूल खुरबड़ा में है, उसको स्मार्ट बनाने की बात की। अगर आप वहाँ तीनों स्कूलों में, तीनों विद्यालय में जाएंगे, वो जर्जर हालत में आज भी है, लेकिन 4 साल से आप उस स्मार्ट सिटी का काम उस पर अभी तक धरातल पर नहीं कर पाए। ये सत्य है, ये इसमें जैसे अभी पूर्व में भी कहा गया, ये सत्य है कि स्मार्ट सिटी बनाने की जगह आपने अपने मुख्यमंत्री को देश भर में स्मार्ट का जो एक मुखौटा बनाया है कि आपका मुख्यमंत्री स्मार्ट हुआ है, स्मार्ट सिटी नहीं बनी है, लेकिन राज्य का मुखिया स्मार्ट जरूर बनाया इस राज्य में। और मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि तमाम अधिकारी एक मोटा कमीशन दे रहे हैं मंत्रियों को, विधायकों को, ये पूरे तो खजानदास जी को नहीं मिल रहा है क्या? जो सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे हैं, जो बीच बीच में आ रहे हैं निकल कर, क्या उनको नहीं मिल रहा है कमीशन, जो इतना परेशान हो रहे हैं हर समय? अब ये तो वही बताएंगे, ये तो विधायक जी बताएंगे कि भाई ये स्मार्ट सिटी कब बनेगी। वो कहते हैं 7 दिन, वो कह रहे हैं पिछले 2 साल से मैं 7 दिन सुनता आ रहा हूँ। वही बात आज रविंद्र भाई की भी है। रविंद्र भाई कह रहे हैं कि अब उन्होंने टारगेट दे दिया कि उन्होंने 2024 का आश्वासन दे दिया। रविंद्र जी ने तो अपनी बात एकदम क्लियर कह दी कि 2024 में से पहले तो हो ही जाएगा। रविंद्र जी देखिए मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया, ये विपक्ष कह रहा है, और आपने तो हामी भर दी रविंद्र जी, आपने हामी भरी, अभी आपने हामी भरी, आपने कहा विपक्ष को पूरी उम्मीद है और आपको भी उम्मीद है। मतलब ये 2024 तक स्मार्ट सिटी नहीं बनती है अनिल जी, 2024 तक स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। अनिल जी, रविंद्र जी आपने अभी कहा कि 2024 तक विपक्ष और जनता विश्वास करे हम पे, इससे स्पष्ट होता है कि आपने मन बना लिया है कि 2024 में यदि हम चुनाव जीतते हैं तो ये कार्य शुरू होगा, नहीं तो यथावत पेड़ पौधे जहां गड्ढों में लगे वही रहेगी। यही स्मार्ट सिटी है, यह आपका मन है, क्योंकि आपने अपनी वाणी में स्पष्ट कर दिया अभी कि 2024 तक काम चलेगा। आप भली भांति जानते हैं कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे कब से काम शुरू हुआ था, और तब से लेकर अभी तक आप एक सड़क ऐसी बता दीजिए जो स्मार्ट सिटी को दर्शाती हो।
एक नाला, एक गली, एक मोहल्ला ऐसा बता दो जो स्मार्ट सिटी को दर्शाता हो। एक स्कूल का आंगन अगल बगल बता दीजिए, आउटर में बता दीजिए आप। अरे भाई ट्रैफिक तो यहाँ है, स्कूल तो सिटी में है और ऑफिसर्स कार्यालय मुख्यालय यहाँ है कि वहाँ आईएसबीटी है या विकास नगर है। जहां आप बात कर रहे हैं कि हमने फ्लाईओवर को ये किया वो किया, ये सब कहने वाली बातें हैं, ये जुमले हैं आपके। 2024 तक आपने मन बना लिया है कि यदि हम सत्ता में केंद्र में आ जाते हैं तो निश्चित है कि हम काम शुरू करेंगे, नहीं तो फिर चलता हेमा भंडारी जी। जी जेसी जी, जैसा कि रविंदर भाई ने बोला कि काम चल रहा है, वह काफी कुछ गिनवाया भी है। तो मेरे को एक बात और जाननी है रविंदर भाई जी से कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अब हाथ खींच लिए हैं, 2022 तक काम पूरा नहीं हुआ तो अब उन्होंने आर्थिक मदद देने से मना कर दिया। ऐसे में राज्य सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ गया है। तो ऐसा तो नहीं कि काम इसीलिए रुक रहा है कि अब जो है वहां से तो आर्थिक मदद मिल नहीं रही है। तो बताएंगे कि किस तरह से करेंगे, क्योंकि केंद्र ने तो बिल्कुल ही साफ मुकर गई केंद्र सरकार तो अब की नहीं देगी। तो कैसे ये काम पूरा होगा और किस तरह से करेंगे ये, या जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो घोटाला है या नकली माल लगवाना या जिस तरह से ये इस तरह का काम करेंगे, तो वो भी ये जनता को बताएंगे कि कैसे ये इस काम को पूरा करेंगे जब केंद्र सरकार ने इन्हें मना कर दिया है। ठीक है हेमा जी, इसका फटाफट जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी से जरा। रविंद्र जी देखिए, ये आरोपों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे देखिए आरोप स्मार्ट नहीं सिटी है, का काम है, आरोप लेकिन नहीं, स्मार्ट उन्होंने सिटी तो का कहा कि केंद्र ने देखिए केंद्र ने हाथ खींच लिए हैं, बजट 500 करोड़ रुपए। 500 कुछ देखिए करोड़। नहीं, वो ठीक है, बजट अगर कम किया है तो वो कहीं ऐसा नहीं है कि केंद्र हाथ खींचेगा। केंद्र उत्तराखंड के लिए बिल्कुल जो है आगे बढ़ के इसके काम करवा रहा है। देखिए काम पहले भी हुए हैं, आज तक जितने काम हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुए। 9 साल में हम जहां 2014 से पहले दिल्ली तक पहुंचते थे 9 घंटे में, फिर पहुंचे 4 घंटे में, और 2024 से पहले 2.5 घंटे में दिल्ली तक लेकर जाएंगे। काशीपुर है, पैदल गए खाली काशीपुर। सुन लीजिए ना, हरिद्वार तक, देहरादून से हरिद्वार तक पहुंचाने में 3 घंटे लगते थे, आज 45 मिनट लगते हैं। विधानसभा से हरिद्वार। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। रविंद्र जी, राजेश जी और हेमा भंडारी जी रुकिए जरा। अरुण शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी जरा। हरिद्वार से और ऋषिकेश, रविंद्र जी हरिद्वार से ऋषिकेश तक का 15 मिनट का रास्ता, 15 मिनट भी नहीं, ऋषिकेश से हरिद्वार अगर अच्छी ड्राइविंग हो तो 10 मिनट का। आप ये बताइए 3 घंटे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हाल है 303 और वो हाल है कि अच्छा खासा भला व्यक्ति वो पेशेंट होके अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा, उसका जिम्मेदार कौन है? आपकी टूरिज्म क्या कर, आपका टूरिज्म मिनिस्टर क्या कर रहा है? आपका परिवहन मंत्री क्या कर रहा है? आप ये बताइए ना सर, जनता को जवाब दीजिए। जनता ने अपना प्रतिनिधि बना के आपको वहां भेजा। कोई जवाब नहीं रविंद्र जी। 70 साल जो काम 70 साल लगातार सालों के हिसाब से होना चाहिए। 70 साल में एक काम नहीं हुआ, किसी ने भी कोई काम नहीं। साल में हुआ, आप बताइए सरकार बीजेपी आपकी बात पूरी मान रहा हूँ कि हरिद्वार से पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी सभी को जरा म्यूट कर दीजिए। अरुण शर्मा जी सुनने की क्षमता रखिए। जी अरुण जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं इस पर। की क्षमता रखिए और अपनी सरकार को अवगत कीजिए सत्यता को। अरुण जी, अनिल जी प्लीज। अरुण जी देखिए यशी जी, जो चारों विपक्ष के तीनों लोग बैठे हैं विपक्ष के, मैं अपने को भी शामिल कर लिया था, माफी चाहूंगा, जो तीनों लोग बैठे हैं विपक्ष के इन्होंने रविंद्र भाई को घेरने की बहुत कोशिश की। हाँ। लेकिन रविंद्र भाई मुझे लगता है सुबह सुबह बढ़िया तेल लगा के निकलते हैं, वो बिल्कुल चिकने गड़े हो गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए स्थिति ये है कि अगर परेशानी हो रही है तो किसी भाजपा वाले या कांग्रेस वाले या आम आदमी पार्टी या यूकेडी या और पार्टियों के लोगों को, उनको नहीं हो रही, जनता को हो रही। और जनता ही निर्णायक होती है जब आप चुनाव आते हैं। और अगर आप जनता को लगातार दुखी करके रखेंगे तो निश्चित तौर पर जनता समय आने पर उसका जवाब देती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि उत्तराखंड की
जनता बहुत ज्यादा समझदार है और कभी कोई रिएक्शन नहीं देती। जब चुनाव आता है तो रिएक्शन मिल जाता है, उसके नहीं अरुण जी, परिणाम जब आते हैं। 2024 से पहले काम पूरा करना इनकी चॉइस नहीं है, इनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, क्योंकि नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इतने दिन जो परेशानी झेलेंगे वो तो याद रखेंगे ना वो चुनाव में भी। ऐसा थोड़ी है कि वो भूल जाएंगे। आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हीं सड़कों से निकलना है, उन्हीं टूटी सड़कों को देखना है, उन्हीं टूटी नालियों को देखना है। आज बारिश आई तो पूरे शहर में पानी जमा हो गया। आप ये देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले घंटा करके रास्ता आया, वहां नगर निगम की टीम जो बह के बजरी आई है सड़क पे, उसे हटा रही थी। अब वो बजरी कहां से आई? बजरी तो वहीं से आई ना जहां काम हो रहे हैं। जब वहां पानी भर गया तो ओवरफ्लो होके पानी के साथ साथ निकल गई। तो ये चीजें तमाम जनता के सामने है और जनता इसका जवाब समय आने पर माकूल ढंग से देंगी, ये हमें विश्वास है। रविंद्र जी देखिए, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी का काम पूरा होना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने भी तस्वीरें दिखाई, सड़कें नहीं लग रही है, जगह जगह पर कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर ऐसा लग रहा है कि कूड़ा इकट्ठा कर दिया गया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो सड़कें हैं। खैर, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का काम जल्दी पूरा होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, एक और जहां पर बारिश का मौसम शुरू हुआ तो ऐसे में स्मार्ट सिटी की पोल खुलने लगी है, और जो तस्वीरें सामने आई उसे साफ दर्शाता है कि स्मार्ट सिटी का काम जो है वो ईमानदारी के साथ तो पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष के ही जो विधायक हैं वो भी तमाम सवाल इस पर खड़े कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष के कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कहा है कि वो स्मार्ट सिटी का काम अपने क्षेत्र में कराना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो हाल स्मार्ट सिटी के का हो रहा है उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस बहुत परेशान है। हालांकि ये स्मार्ट सिटी का काम कब तक पूरा होगा ये जरूर देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।